ब्लड इज थिकर देन वाटर मीन्स अपने तो अपने होते हैं। आई एम भरत सहानी। पिछला जो लेसन है यूज्ड टू का प्रयोग आपने पढ़ा होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो यूज्ड टू है, नीड है और डेयर है, ये तीनों के तीनों मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब में आते हैं। तो क्यों मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब में आते हैं? मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब का अर्थ क्या होता है? तो जो मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब होते हैं वह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में काम करते हैं। जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते हैं वो केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई ना कि मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में काम करते हैं। अगर आपने यूज्ड टू देखा है तो निश्चित रूप से यूज्ड टू से आपको पता चल गया होगा कि यह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं नीड और डेयर। तो नीड और डेयर जो होता है ये दोनों हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं। नीड का जो मीनिंग होता है हमने लिख दिया है, तो इसको पढ़ लीजिए। और इसके अलावा जो नीड का मीनिंग होता है प्रेरणा, प्रयोजन और आवश्यकता होता है। तो जो प्रेरणा, प्रयोजन, आवश्यकता है यह नाउन के रूप में यूज किया जाता है। डेयर का भी हमने लिख दिया है और एक होता है इसका चुनौती, तो नाउन के रूप में यूज किया जाता है। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि कैसे प्रयोग किया जाता है। एक जो प्रिंसिपल है इसका, जो फैक्ट है उसको याद रखिए। ये याद रखिए कि जब भी पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो पॉजिटिव सेंटेंस में जो भी दूसरा वर्ब अगर लगाया जाएगा तो वह इन्फिनिटिव के रूप में काम करेगा। क्यों ऐसा हो रहा है कि वो इन्फिनिटिव के रूप में काम करेगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, सारा रूल रेगुलेशन हमने लिख दिया है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको फॉलो करेंगे। उसे कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है। तो जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो कहेंगे किसे ज़रूरत है, तो सब्जेक्ट आपको मिलता है उसे, यानी कि ही। ठीक है, अब ज़रूरत है यानी कि नीड, तो हम लिख देंगे नीड। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ज़रूरत है, तो हो जाएगा यस। ठीक है, ही नीड्स। अब देखिए यहाँ जो आप नीड पा रहे हैं यह मेन वर्ब के रूप में पा रहे हैं। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बाद नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, न तो फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि इसको हम इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में, प्रश्नवाचक शब्द के रूप में यूज करें, ऐसा भी नहीं है। तो कुल मिला जुला के जो नीड का प्रयोग यहाँ किया जा रहा है वह मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ही नीड्स, उसे ज़रूरत है। अब दूसरा जो आता है परिश्रम करने की। ठीक है, परिश्रम करने की, तो परिश्रम करना भी एक वर्ब है। तो यहाँ जो यूज होगा वह इन्फिनिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग होगा। क्योंकि जब भी एक से अधिक वर्ब एक साथ यूज किए जाते हैं तो वो अपने फॉर्म्स में नहीं हो सकते, उनको एक को फॉर्म्स में लिखना पड़ेगा, एक को इन्फिनिटिव में लिखना पड़ेगा, या तो फिर जीरेंड में लिखना पड़ेगा, या तो पार्टिसिपल में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ नीड ऑलरेडी मेन वर्ब है, तो दूसरा जो वर्ब आप लगाएंगे वह आप इन्फिनिटिव लगाएंगे या तो फिर जीरेंड लगाएंगे, लेकिन यहाँ इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा ही नीड्स। ठीक है, ही नीड्स टू वर्क हार्ड। ठीक है, ही नीड्स टू वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वे सब वहां जाने का साहस नहीं करेंगे। ये निगेटिव सेंटेंस है। तो जब निगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो निगेटिव सेंटेंस में जो डेयर आएगा या नीड आएगा वह आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा। तो जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा तो फिर जो हम वर्ब लगाएंगे वह इन्फिनिटिव वर्ब नहीं लगाएंगे। इसको एक को पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव सेंटेंस में नीड तथा डेयर के साथ दूसरा कोई भी वर्ब इन्फिनिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि निगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में कभी भी जो दूसरा वर्ब यूज किया जाएगा वह इन्फिनिटिव में नहीं रहेगा बल्कि अपने फॉर्म्स में रहेगा। ठीक है, तो वे सब वहाँ जाने का साहस नहीं करेंगे। कौन लोग साहस नहीं करेंगे? तो हो जाएगा दे। ठीक है, अब गा गे गी आ रहा है तो विल शैल का प्रयोग आपने पढ़ लिया है।
तो दे के साथ प्रयोग होता है विल, दे विल नॉट, ठीक है, डेयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, यह डेयर नहीं यूज हो रहा है, ये विल हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, और वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में डेयर यूज हो रहा है। तो जो दूसरा आप वर्ब लगाएंगे वह इन्फिनिटिव वर्ब लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? इन्फिनिटिव वर्ब का मतलब होता है कि किसी वर्ब के पहले टू लगा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए साहस करना एक वर्ब है, तो इसको मेन वर्ब के रूप में हमने यूज कर दिया। दूसरा जाना, तो जाना भी मेन वर्ब है, लेकिन ये दूसरी बार आ रहा है, तो इसको हम इन्फिनिटिव बना देंगे, यानी कि टू गो, ठीक है। दे विल नॉट डेयर टू गो, वे सब साहस नहीं करेंगे, सॉरी हाँ, वे सब साहस नहीं करेंगे वहाँ जाने का, टू गो देयर, देयर मीन्स वहाँ होता है ना, ठीक है। उसे कुछ किताबों की आवश्यकता थी, आवश्यकता यानी कि नीड की जरूरत पड़ेगी हमें, नीड माने जरूरत होना भी होता है, नीड माने जरूरत भी है हमको। उसे कुछ किताबों की आवश्यकता थी, किसे आवश्यकता थी? तो उसे का मतलब हो गया ही, ठीक है। अब आवश्यकता थी यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में नीड को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं यहाँ यूज कर रहे हैं, यहाँ मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं। और जब पास्ट इंडेफिनिट होता है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी क्या? कुछ किताबों की, तो हो जाएगा सम बुक्स, उसे कुछ किताबों की आवश्यकता थी, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा और देख ले रहे हैं एग्जाम्पल। क्या उसे वह करने की ज़रूरत है? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो क्या पहले है, तो क्या की अंग्रेजी हम सबसे पहले डज लगा देंगे, ठीक है। दरअसल इसमें प्लान ये है कि ज़रूरत है, ज़रूरत होना को हम मेन वर्ब के रूप में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो डज ही ज़रूरत है, डज ही नीड, डज ही नीड, ठीक है। अब करने की, करना मीन्स होता है डू, तो हो जाएगा डज ही नीड टू डू, टू डू। जब भी ध्यान दीजिए, जब भी नीड और डेयर मेन वर्ब के रूप में आप यूज करेंगे, वैसे ही आपको दूसरा जो वर्ब होगा वह इन्फिनिटिव के रूप में ही प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। यही इसका फैक्ट है। तो डज ही नीड टू डू दैट, क्या उसे वह करने की ज़रूरत है? अगर यही रहता कि क्या उसे वह करने की ज़रूरत थी, तो हो जाता डिड ही नीड टू डू दैट। बात समझ में आ रहा है ना? क्या उसे मुझसे मिलने की आवश्यकता है? क्या उसे मुझसे मिलने की आवश्यकता है? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आप कर सकते हैं डज ही, ठीक है, डज ही। अब आवश्यकता का मतलब नीड, डज ही नीड। अब देखिए यहाँ जो मिलना हम लगाएंगे इन्फिनिटिव वर्ब लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि नीड यहाँ मेन वर्ब के रूप में है, डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। तो डज ही नीड टू मीट मी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, उसने मुझे सफलता पाने के लिए ललकारा, ठीक है, उसने मुझे सफलता पाने के लिए ललकारा। किसने ललकारा? तो ही, ठीक है। अब ललकारना जो होता है डेयर होता है, तो ही डेयर्ड, क्यों डेयर्ड? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, ही डेयर्ड मी। अब यहाँ मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, तो जो सफलता पाना है यानी कि पाना, ये जो है इन्फिनिटिव वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा। ही डेयर्ड मी टू गेट सक्सेस, टू गेट सक्सेस। क्या वह यहाँ आने का साहस करता है? जब क्या पहले हो तो जो डेयर होगा और नीड होगा, इसको आप मेन वर्ब के रूप में यूज कीजिए, और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आप पहले लगाइए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या की अंग्रेजी हो जाएगा डज। क्यों? क्योंकि वह है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज ही साहस करता है ना, डज ही डेयर आने का, टू कम हियर, डज ही डेयर टू कम हियर,
ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, इतना ही। आप एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और कुछ एग्जाम्पल भी कमेंट में आप चाहें तो पूछ सकते हैं। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से हम कैसे करें। तो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।